बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स लर्नर। डियर स्टूडेंट, आज हम इन्फिनिट सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 के कंटेंट्स कुछ इस तरह से हैं: डेफिनेशन ऑफ नॉन डिक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस। इसके बाद हम एग्जांपल्स ऑफ मोनोटोनिक सीक्वेंस को देखेंगे। नेक्स्ट, क्राइटेरिया फॉर चेक वेदर सीक्वेंस इज़ मोनोटोनिक और नॉट। और उसके बाद हम रिजल्ट प्रूफ करेंगे, एवरी बॉन्डेड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट। बहुत अहम रिजल्ट है जो हम ये प्रूफ करेंगे आज। नेक्स्ट, हम एग्जांपल्स ऑफ बॉन्डेड मोनोटोनिक सीक्वेंस को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर डेफिनेशन ऑफ मोनोटोनिक, नॉन डिक्रीजिंग एंड नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस की डेफिनेशन से। Monotonic sequence is a sequence an is said to be non-decreasing if an less or equal to an plus 1 for all n। मीन्स के सीक्वेंस की तमाम टर्में इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करनी चाहिए। अगर सीक्वेंस की टर्में इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करती हैं तो ऐसे सीक्वेंस को हम नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहेंगे। नॉन डिक्रीजिंग मीन के ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग नहीं है, इंक्रीजिंग है या कांस्टेंट सीक्वेंस है। तो इस सीक्वेंस की टर्में ये वाला रिलेशन सेटिस्फाइड करती हैं। a1 लेस आर इक्वल टू a2 लेस आर इक्वल टू a3 लेस आर इक्वल टू a4 एंड अप टू सो ऑन an लेस आर इक्वल टू an प्लस 1 एंड अप टू सो ऑन। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, और ये हमारे पास इसकी तमाम टर्में इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करती हैं। अगर हम इस सीक्वेंस की टर्में देखें तो ये आ जाएगा a1 ग्रेटर आर इक्वल टू a2 ग्रेटर आर इक्वल टू a3 ग्रेटर आर इक्वल टू अप टू सो ऑन एंड ग्रेटर आर इक्वल टू an ग्रेटर आर इक्वल टू an प्लस 1। मीन्स कि ये एक ऐसा सीक्वेंस है जो कि इंक्रीज नहीं है, डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट सीक्वेंस है। नेक्स्ट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मीन्स कि ये सीक्वेंस हमारे पास ऐसा है जिसकी नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगी। यहाँ पे इक्वालिटी का सिंबल नहीं है तो इसकी टर्म में ये वाला रिलेशन सेटिस्फाइड करेंगी। लास्ट में हमारे पास आता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस की जो टर्में हैं तमाम टर्में वो ये रिलेशन सेटिस्फाइड करेंगी, an ग्रेटर देन an प्लस 1 या नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से लेस देन होगी। तो सीक्वेंस की टर्म में ये रिलेशन सेटिस्फाइड करती हैं a1 ग्रेटर देन a2 ग्रेटर देन a3 एंड अप टू सो ऑन an ग्रेटर देन an प्लस 1। A sequence an is monotonic if it is either non-increasing और non-decreasing। ऐसे सीक्वेंस को मोनोटोनिक कहेंगे जो नॉन इंक्रीजिंग हो या नॉन डिक्रीजिंग हो, तो ऐसा सीक्वेंस मोनोटोनिक कहलाता है। नेक्स्ट हम ये एग्जांपल देखते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस की। एग्जांपल ए में हमें nth टर्म दी गई है 3n प्लस 1। अगर इस सीक्वेंस को हम टर्म वाइज देखें तो इसकी फर्स्ट टर्म 4 के इक्वल है, सेकंड टर्म 7 है, ये थर्ड टर्म 10 के इक्वल है, फोर्थ टर्म 13, इसी तरह फिफ्थ टर्म इसकी आई है 16 के इक्वल एंड अप टू सो ऑन। तो इस सीक्वेंस की टर्मों को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो ये फर्स्ट टर्म पे जो हमें a1 दे रहा है 4 के इक्वल, सेकेंड टर्म पे वैल्यू हमें इसकी मिल रही है 7 के इक्वल, इसी तरह थर्ड टर्म पे इसकी वैल्यू हमें मिल रही है 10 के इक्वल एंड अप टू सो ऑन। और हम ये ग्राफ देख रहे हैं कि इसका ग्राफ हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मीन्स कि ये हमारे पास सीक्वेंस ऐसा है जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ये हमें ग्राफ से भी नज़र आ रहा है और टर्म में भी हमें बता रहे हैं कि जो जो हम नेक्स्ट टर्म ले रहे हैं नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से ग्रेटर देन है। तो ये सीक्वेंस एक ऐसा है जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इसी तरह एग्जाम्पल बी में nth टर्म हमें दी गई है 2 की पावर n माइनस 1 ओवर 2n। इस सीक्वेंस को अगर हम टर्म में देखें तो फर्स्ट टर्म इसकी 1/2 के इक्वल है, सेकंड टर्म 3/4 है, थर्ड टर्म 7/8 है,
फिर फोर्थ टर्म 15/16 है। इन टर्मों को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू ये आ गई है 1/2। इसी तरह सेकंड टर्म पे वैल्यू इसकी हमें मिल रही है 3/4। थर्ड टर्म पे हमें इसकी वैल्यू मिल रही है 7/8। तो ये वैल्यू जो हम नेक्स्ट वैल्यू ले रहे हैं वो प्रीवियस वैल्यू से बड़ी आ रही है। इसी तरह फोर्थ टर्म इसकी आ रही है 15/16। इसी तरह अगर हम इसकी नेक्स्ट टर्म ले तो वो 31/32 के इक्वल आ रही है। तो ये सीक्वेंस भी ऐसा है जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसकी नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से ग्रेटर देन आ रही है। an इज़ आल्सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। जी एग्जाम्पल नंबर सी, nth टर्म दी गई है -1 की पावर n। अगर हम इस सीक्वेंस की टर्म देखें तो फर्स्ट टर्म -1 है, सेकंड टर्म 1 के इक्वल, थर्ड टर्म फिर -1 आ गई है, फोर्थ टर्म 1 के इक्वल एंड अप टू सो ऑन। तो ये सीक्वेंस ऐसा है जो कि इसके साइन चेंज हो रहे हैं। एक टर्म नेगेटिव किया तो नेक्स्ट पॉजिटिव की, फिर नेगेटिव की, फिर पॉजिटिव की टर्म आ रही है। अगर इन टर्मों को हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करें तो ये हमारे पास ग्राफ इसका ऐसे आ रहा है। फर्स्ट टर्म पे वैल्यू इसकी मिल रही है हमें -1, ये वैल्यू आ गई है। सेकंड टर्म पे वैल्यू मिल गई है +1। थर्ड टर्म पे वैल्यू इसकी हमें मिल रही है -1। फिर फोर्थ टर्म पे फिर +1 आ रही है। तो ये सीक्वेंस ऐसा है जो कि ना तो इंक्रीज़ हो रहा है ना डिक्रीजिंग। तो इसे हम कहेंगे an इज़ नीदर नॉन इंक्रीजिंग नॉर नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। एग्जाम्पल डी देखते हैं। इसमें nth टर्म दी गई है -1 की पावर n इंटू 1/n। इस सीक्वेंस की टर्म में देखें तो फर्स्ट टर्म -1 है, सेकंड टर्म 1/2, थर्ड टर्म -1/3, फोर्थ टर्म 1/4 के इक्वल है एंड अप टू सो ऑन। इन वैल्यू को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो फर्स्ट टर्म आ गई है -1, इस तरह सेकंड टर्म आ गई है 1/2 के इक्वल, थर्ड टर्म फिर -1/3 आ गई है, फोर्थ टर्म पॉजिटिव 1/4, इसी तरह फिफ्थ टर्म -1/5 आ गई है। तो ये भी इस सीक्वेंस की टर्म में भी साइन चेंज कर रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये सीक्वेंस भी ऐसा है जो ना तो नॉन इंक्रीजिंग है ना ही ये नॉन डिक्रीजिंग। सो an is neither non increasing nor non decreasing sequence। अब ये एग्जाम्पल सी और एग्जाम्पल डी हमारे पास ऐसी एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम देखें तो ये सीक्वेंस हमारे पास बॉन्डेड तो हैं लेकिन ये मोनोटोनिक सीक्वेंस नहीं है। जैसे एग्जाम्पल नंबर सी में जो सीक्वेंस है ये बॉन्डेड अबव बाय 1 है और बॉन्डेड बिलो बाय -1 है। इसी तरह ये एग्जाम्पल डी में जो सीक्वेंस दिया गया ये भी बॉन्डेड सीक्वेंस है, बॉन्डेड बिलो बाय -1 है एंड बॉन्डेड अबव बाय 1/2 है। अब हम ये क्राइटेरिया देखने लगे एक थ्योरम, जिस थ्योरम की मदद से हम ये चेक करेंगे कि सीक्वेंस मोनोटोनिक है या नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास एक ये थ्योरम आ गया है। थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। इफ़ ए डिफरेंशिएबल फंक्शन f defined on closed open interval 1 to infinity such that f of n is equal to an, मीन्स कि f at n ये सीक्वेंस के nth टर्म के इक्वल हो और फंक्शन f इस 1 to infinity क्लोज ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। देन सीक्वेंस an इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग according as f is increasing or decreasing on close interval 1 to infinity। मीन्स के अगर हम चाहते हैं कि सीक्वेंस an इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग तो उसके लिए हमें एक ऐसा फंक्शन f चाहिए जो इस क्लोज्ड ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल हो और उस फंक्शन की n पे वैल्यू सीक्वेंस के nth टर्म के इक्वल लेते हुए अगर फंक्शन f इंक्रीजिंग होगा तो सीक्वेंस भी इंक्रीजिंग होगा और अगर फंक्शन f डिक्रीजिंग होगा तो सीक्वेंस भी डिक्रीजिंग होगा। और हमें ये पता है कि फंक्शन f इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कब होता है, चूँकि हम कैलकुलस में पढ़ चुके हैं अगर किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x, अगर f प्राइम ऑफ x ग्रेटर देन 0 आएगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। इसी तरह अगर फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। एग्जाम्पल 1, कंसीडर ए सीक्वेंस an जिसकी nth टर्म हमें दी गई है नेचुरल लॉग ऑफ n/n।
इस एग्जाम्पल में हम लास्ट थ्योरम के क्राइटेरिया को इस्तेमाल करते हुए इस सीक्वेंस को चेक करेंगे कि ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। द फंक्शन f डिफाइंड ऑन क्लोज्ड ओपन इंटरवल 1 to infinity बाय एफ ऑफ एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ओवर एक्स, और ये फंक्शन इस इंटरवल पर डिफाइंड भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो हमने एफ ऑफ एन को सीक्वेंस की nth टर्म के इक्वल लिया। एफ एट एन इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एन ओवर एन फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू 1। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा तो क्वोशिएंट रूल के मुताबिक डेरिवेटिव लिया और इसे सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ओवर एक्स स्क्वायर आ गया है, और ये वैल्यू नेगेटिव होगी लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 3। चूँकि नेचुरल लॉग ऑफ 3 पे वैल्यू 1.0986 वैल्यू है और ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स नेगेटिव की है, तो इस तरह जब x की वैल्यू 3 या 3 से ग्रेटर देन होगी तो जो f प्राइम ऑफ x है ये नेगेटिव वैल्यू देगा। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन f इज़ डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल 3 to infinity। अगर फंक्शन f डिक्रीजिंग है तो मीन्स के जो सीक्वेंस है ये भी डिक्रीजिंग होगा। सो सीक्वेंस इज़ डिक्रीजिंग सीक्वेंस एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट 2 टर्म्स। तो ये हमने चेक किया कि सीक्वेंस ए एन जिसकी nth टर्म नेचुरल लॉग ऑफ n ओवर n है ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 में हमें एक सीक्वेंस दिया गया है जिसकी nth टर्म 3 + 1 ओवर n के इक्वल है। तो इस सीक्वेंस को भी हम चेक करेंगे कि ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, लेकिन इस सीक्वेंस को चेक हम दो तरीक़ों से करेंगे। एक ये फर्स्ट डेरिवेटिव वाला रिजल्ट यूज़ करेंगे और दूसरा हम सीक्वेंस की n टर्म को n+1 टर्म के साथ कंपेयर करके चेक करेंगे आइदर सीक्वेंस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो फर्स्ट वे देखते हैं, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है चूँकि n+1 ये ग्रेटर देन होता है n से फॉर ऑल नेचुरल नंबर से। अब यहाँ पे हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, चूँकि हमें सीक्वेंस की जो nth टर्म दी गई है उस nth टर्म में n डिनोमिनेटर में है, इसलिए हम इसका रेसिप्रोकल लें तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। 1/n+1 लेस देन हो जाएगा 1/n से, और इस इनक्वालिटी में हमने पॉजिटिव नंबर 3 ऐड किया है तो ये 3 + 1/n+1 लेस देन 3 + 1/n। अगर हम गौर करें तो ये जो हमारे पास टर्म है ये 3 + 1/n+1 ये सीक्वेंस की n+1th टर्म है और 3 + 1/n ये सीक्वेंस की nth टर्म है। तो इस तरह हमने एक रिलेशन डेवलप किया है सीक्वेंस की n टर्म और n+1th टर्म के दरमियान इनक्वालिटी डेवलप की है। ये इनक्वालिटी हमें ये बताती है कि ये सीक्वेंस एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, चूँकि सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से लेस देन आ रही है, मीन्स के सीक्वेंस इज़ अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस। और दूसरा तरीका हम ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का है, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ए एन विच इज़ इक्वल टू 3 + 1/n। ये हमने सीक्वेंस की nth टर्म को एफ ऑफ एन के इक्वल लिया, तो यहाँ से हमें n को x से रिप्लेस करें तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा 3 + 1/x के इक्वल। अब इसका ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका हमने डेरिवेटिव लिया तो ये f प्राइम ऑफ x -1/x² के इक्वल आ गया, विच इज़ ऑलवेज नेगेटिव फॉर ऑल x बिलोंग टू 1 to infinity क्लोज्ड ओपन इंटरवल। मीन्स के फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव वैल्यू देता है इस इंटरवल पे, मीन्स के फंक्शन f ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। फंक्शन f डिक्रीजिंग है तो सीक्वेंस भी डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो इस एग्जांपल में हमने जो सीक्वेंस दिया था उसे हमने दो तरीक़ों से चेक किया कि ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो ये दोनों तरीके हम यूज़ कर सकते हैं, जो भी हमें आसान लगे वो तरीका हम यूज़ कर सकते हैं सीक्वेंस की इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करने के लिए। नेक्स्ट ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया, बहुत ही अहम रिज़ल्ट है, थ्योरम जिसकी स्टेटमेंट है ए बॉन्डेड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट। ये हमने प्रूफ करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रूफ किया था एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ बॉन्डेड, और उस थ्योरम का कन्वर्स हमने ये क्लेम किया था कि ट्रू नहीं है। तो लेकिन उसका कन्वर्स ट्रू कब होता है कि अगर बॉन्डेड सीक्वेंस मोनोटोनिक भी हो जाए तो ऐसा सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है। तो अब हम ये थ्योरम प्रूफ करते हैं। लेट
ए एन बी ए बॉन्डेड नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब चूँकि ये सीक्वेंस बॉन्डेड है और मोनोटोनिक भी है, और मोनोटोनिक के बारे में हम बता चुके हैं कि ऐसा सीक्वेंस मोनोटोनिक होता है जो नॉन डिक्रीजिंग हो या नॉन इंक्रीजिंग हो। तो पहला केस हम ये ले लेते हैं कि ये बॉन्डेड सीक्वेंस है और नॉन डिक्रीजिंग है। अगर ये सीक्वेंस हमारे पास नॉन डिक्रीजिंग है तो नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस की टर्म में ये रिलेशन सेटिस्फाइड करती हैं A1 लेस आर इक्वल टू A2 लेस आर इक्वल टू A3 एंड अप टू सोन AN लेस आर इक्वल टू AN+1। मीन्स कि ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग नहीं है, इंक्रीजिंग है या कांस्टेंट सीक्वेंस है। क्योंकि सीक्वेंस बॉन्डेड भी है। अगर सीक्वेंस बॉन्डेड है तो हम बॉन्डेड सीक्वेंस की डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट सीक्वेंस की टर्म में आए तो वो सेट भी बॉन्डेड सेट होगा। चूँकि यहाँ पे हमने एक सेट ए लिया है जिसके एलिमेंट हमने सीक्वेंस की टर्म में ली है। चूँकि सीक्वेंस बॉन्डेड है तो सीक्वेंस की टर्मों से बनने वाला जो सेट होगा वो सेट भी बॉन्डेड सेट होगा। तो ये बॉन्डेड सीक्वेंस की डेफिनेशन हमारे पास आ गई है। बॉन्डेड सीक्वेंस, ए सीक्वेंस ए एन इज सेट टू बी बॉन्डेड इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर इज़ ए पॉजिटिव नंबर कैपिटल M सच दैट कि सीक्वेंस की तमाम टर्मों का मॉड लेस आर इक्वल टू M होना चाहिए। और अगर इस मॉड को हम ओपन करें तो ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी आ गई है कि सीक्वेंस की तमाम टर्में -M और कैपिटल M के बिटवीन होंगी। ये सेट हमारे पास बॉन्डेड है। A1 इज़ द लोअर बॉन्ड ऑफ ए। अब क्लियर बात है कि A1 इस सेट की लोअर बॉन्ड है सिंस ए इज़ आल्सो बॉन्डेड अबव। चूँकि ये सेट बॉन्डेड है तो सेट बॉन्डेड तब होता है जब वो बॉन्डेड बिलो भी हो और बॉन्डेड अबव भी हो। A1 तो इसकी लोअर बॉन्ड आ गई है, और चूँकि सेट बॉन्डेड अबव है और ये हमें पता है कि अगर कोई सेट बॉन्डेड अबव है तो उस सेट का सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है। अब सुप्रीमम क्या होता है? बॉन्डेड अबव सेट की जो अपर बॉन्ड होती है उन अपर बॉन्ड में जो लीस्ट अपर बॉन्ड होती है उसे हम कहते हैं सुप्रीमम। LUB लीस्ट अपर बॉन्ड इज कॉल्ड अ सुप्रीमम। सपोज करते हैं कि लेट कैपिटल M बी द सुप्रीमम ऑफ सेट A। हमने कहा कि कैपिटल M इस सेट A की सुप्रीमम है। मीन्स के कैपिटल M एक ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर है जो कि इस सेट A की अपर बॉन्ड में सबसे छोटी अपर बॉन्ड है, लीस्ट अपर बॉन्ड है। तो अगर कैपिटल M इसकी अपर बॉन्ड है तो मीन्स कि इस सेट की तमाम टर्में या तो M के इक्वल है या M से लेस देन है। ये हमारे पास डेफिनेशन है सुप्रीमम की कि अगर जो सुप्रीमम होता है सेट की तमाम टर्में सुप्रीमम से लेस देन होती हैं या उसके इक्वल होती हैं। एनी नंबर स्मॉलर देन कैपिटल M इज़ नॉट एन अपर बाउंड ऑफ A। अब चूँकि M सुप्रीमम है और सुप्रीमम होता है लीस्ट अपर बाउंड, मीन्स कि इससे छोटा कोई भी नंबर सेट की अपर बाउंड नहीं हो सकता। हाँ, इससे बड़े तमाम नंबर इस सेट A की अपर बाउंड है। ऐसा नंबर जो M से छोटा होगा वो इस सेट A की अपर बाउंड नहीं होगा। तो हम इस M से छोटा एक नंबर लेने लगे हैं। एप्सिलॉन वेरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर है और M माइनस एप्सिलॉन ये एक ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर है जो कैपिटल M से तो छोटा है, लेकिन ये M माइनस एप्सिलॉन ये सेट A की अपर बाउंड नहीं है। ये बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम, चूँकि M सुप्रीमम है और सुप्रीमम लीस्ट अपर बाउंड होती है, मीन्स कि उससे छोटा कोई भी नंबर उस सेट की अपर बाउंड नहीं हो सकता। हाँ, उससे बड़े नंबर उस सेट के अपर बाउंड हो सकते हैं। तो M माइनस एप्सिलॉन चूँकि M से छोटा है इसलिए M माइनस एप्सिलॉन एक ऐसा नंबर है जो A की अपर बाउंड नहीं है। हमने देखा कि सीक्वेंस चूँकि हमारे पास नॉन डिक्रीजिंग था, ये सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, इसी तरह ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म और ये फिफ्थ टर्म। सीक्वेंस की तमाम टर्म में इस कैपिटल M से लेस देन है, चूँकि ये बॉन्डेड अबव बाय M है और M इसकी अपर बाउंड है, बल्कि इसको M को हमने कहा सुप्रीमम है। अगर M में से कुछ पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करें तो M माइनस एप्सिलॉन हमारे पास ये लाइन आ गई है। चूँकि ये अपर बाउंड नहीं है तो मीन्स के सेट की कुछ टर्में ऐसी ज़रूर मौजूद हैं जो कि M माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर देन है। सो फॉर सम नेचुरल नंबर n M माइनस एप्सिलॉन लेस देन AN, मीन्स कि ये सीक्वेंस ये सेट की टर्में ऐसी हैं जो M माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर देन है। सो वी हैव, हम इनको ऐसे भी देख सकते हैं कि सीक्वेंस हमें ये टर्म वाइज दिया गया है
अगर m इसकी सुप्रीमम है तो m माइनस एप्सिलॉन इसकी अपर बाउंड नहीं है, मीन्स के ये सीक्वेंस की या सेट की ये टर्में ऐसी हैं जो कि m माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर देन है। तो हम यहाँ से इनइक्वालिटी ले सकते हैं, m माइनस एप्सिलॉन लेस देन an है। अब चूँकि सीक्वेंस की टर्में जो हमारे पास है ये नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो an लेस आर इक्वल टू a कैपिटल N प्लस 1 और ये लेस आर इक्वल टू an प्लस 2 एंड अप टू सो ऑन। और तमाम टर्में चूँकि सीक्वेंस की कैपिटल M से लेस देन है और कैपिटल M स्ट्रिक्टली लेस देन है m प्लस एप्सिलॉन से। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि सीक्वेंस की वो टर्में जो n और n से बड़ी हैं, सीक्वेंस की तमाम टर्में, ये तमाम टर्में m माइनस एप्सिलॉन और m प्लस एप्सिलॉन के बिटवीन हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये इनक्वालिटी आ गई है कि सीक्वेंस की वो तमाम टर्में जो नेचुरल नंबर n से बड़ी हैं वो ग्रेटर देन है m माइनस एप्सिलॉन से और लेस देन है m प्लस एप्सिलॉन से। और अगर हम इस इनक्वालिटी में m सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये न्यू इनक्वालिटी आ जाएगी, मीन विच इज़ an माइनस m ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन और लेस देन एप्सिलॉन for all n greater or equal to capital N, which is equivalent to modulus of an minus m less than epsilon for all n greater than capital N। और ये डेफिनेशन बन गई है कन्वर्जेंस सीक्वेंस की डेफिनेशन आ गई है। बाय डेफिनेशन सीक्वेंस an कन्वर्ज टू m एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो ये हमने प्रूव किया कि बॉन्डेड नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्ज टू m, और m के बारे में हम बता चुके हैं कि m इज़ द सुप्रीमम ऑफ सेट A। सिमिलरली ए बॉन्डेड नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस Bn कन्वर्जेस एंड इट्स लिमिट इज़ द इन्फीमम ऑफ द सेट B, और सेट B के जो एलिमेंट है वो नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस की टर्में हैं। अब ये नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस की जो टर्में हैं इसमें B1 इसकी अपर बाउंड है, और चूँकि ये सेट हमारे पास बॉन्डेड है तो इसकी लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ी लोअर बाउंड होती है उसे हम इन्फीमम कहते हैं। तो इस तरह नॉन इंक्रीजिंग बॉन्डेड सीक्वेंस कन्वर्ज होगा और इसकी जो लिमिट होगी वो इस सेट बी की इन्फीमम होगा, और इन्फीमम को हम GLB मीन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी कहते हैं। तो इस तरह इन दोनों केसेस में हमने ये प्रूव किया कि बॉन्डेड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट। अब इस थ्योरम को ये डायग्राम में बताया गया है कि कैसे इंक्रीजिंग बॉन्डेड अबव सीक्वेंस कन्वर्ज होता है और डिक्रीजिंग बॉन्डेड बिलो सीक्वेंस भी कन्वर्ज होता है। ये डायग्राम ए में हमें एक सीक्वेंस दिया गया है नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस मीन के इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ये सीक्वेंस की टर्म में हमारे पास आ रही हैं जो कि इंक्रीज़ हो रही है। इस तरह सीक्वेंस की टर्म में इंक्रीज़ मुसलसल हो रही हैं और कैपिटल M इसकी अपर बाउंड है। तो सीक्वेंस की टर्म में इंक्रीज़ होते हुए कभी भी ये M को क्रॉस नहीं करेगी। तो इस तरह ये सीक्वेंस कैपिटल M को कन्वर्ज कर रहा है। और ये बता चुके हैं कि कैपिटल M इज़ द सुप्रीमम ऑफ सेट A है। तो इस डायग्राम में ये दिखाया गया कि कैसे एक नॉन डिक्रीजिंग बॉन्डेड अबव सीक्वेंस कन्वर्ज करता है। इसी तरह बी डायग्राम में हमें दिखाया गया है कि नॉन इंक्रीजिंग बॉन्डेड बिलो सीक्वेंस किस तरह कन्वर्ज करता है। ये हमारे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस आ रहा है और सीक्वेंस की टर्म में मुसलसल डिक्रीज़ हो रही हैं। तो डिक्रीज़ होते हुए ये कैपिटल N इसकी लोअर बाउंड है और डिक्रीज़ होते हुए सीक्वेंस की टर्म में इस N से कम वैल्यू सीक्वेंस की किसी टर्म की नहीं हो सकती। तो इस तरह ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा कैपिटल N को, और कैपिटल N हमारे पास इन्फीमम ऑफ सेट B है। इन पर्टिकुलर an increasing sequence that is bounded above is convergent and a decreasing sequence that is bounded below is convergent। तो ये हमने इसके पर्टिकुलर केस लिए हैं। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं बॉन्डेड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये हमारा थ्योरम कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 1,
गिवन दैट nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, ये हमें एक सीरीज़ की फॉर्म में सीक्वेंस की nth टर्म दी गई है। प्रूफ दैट द सीक्वेंस ए एन इज़ कन्वर्जेंट। तो इस एग्जांपल में हमने सीक्वेंस ए एन को कन्वर्जेंट साबित करना है। तो इसको कन्वर्जेंट प्रूफ करने के लिए हम सीक्वेंस को बॉन्डिड मोनोटोनिक शो करेंगे। अगर सीक्वेंस बॉन्डिड और मोनोटोनिक शो हो जाता है तो बाय प्रीवियस थ्योरम हम कह सकते हैं कि दिस सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। क्लियरली सीक्वेंस की हमने n+1th टर्म ली है, जो कि हमारे पास इस सीरीज़ की फॉर्म में ये आ गई है। ये सीरीज़ हमारे पास सीक्वेंस की n+1th टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर इस सीरीज़ में हम लास्ट टर्म को छोड़ के बाकी तमाम टर्मों को देखें तो बाकी तमाम टर्मों का सम ये सीक्वेंस की nth टर्म के इक्वल है। तो n+1th टर्म इक्वल आ गई है an प्लस दिस लास्ट टर्म। और ये लास्ट टर्म चूँकि पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर में सीक्वेंस की nth टर्म ऐड हो रही है, तो डेफिनेटली ये ग्रेटर देन होगा सीक्वेंस की nth टर्म से। तो ये हमारे पास फिर इनइक्वालिटी आ गई है सीक्वेंस की n+1th टर्म और nth टर्म के दरमियान ये इनइक्वालिटी आ गई है। और ये इनइक्वालिटी ये शो करती है कि दिस सीक्वेंस इज़ अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, चूँकि सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आ गई है। n+1th टर्म nth टर्म से ग्रेटर देन है, तो मीन्स सीक्वेंस ए एन इज़ इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो ये हमने साबित किया कि ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। आल्सो सीक्वेंस की nth टर्म हमारे पास ये दी गई है और इस nth टर्म को हम कह रहे हैं कि ये इस सीरीज़ के स्ट्रिक्टली लेस देन है। इसमें फर्स्ट टर्म 1/2 है और यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म 1/2 है, तो इनमें तो इक्वालिटी का रिलेशन आ गया। लेकिन सेकंड टर्म यहाँ पर हमारे पास 1/8 है और इस तरफ जो सेकंड टर्म है ये 1/4 के इक्वल है, तो डेफिनेटली 1/8 इज़ लेस देन 1/4। इसी तरह थर्ड टर्म हमारे पास 1/24 है और ये टर्म यहाँ पर 1/8 यहाँ पे थर्ड टर्म है, तो 1/24 इज़ लेस देन 1/8। इसी तरह चलते चलते जो लास्ट टर्म है हमारे पास, दिस लास्ट टर्म इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन दिस लास्ट टर्म। तो ये हमारे पास जो सेकंड सीरीज़ आ गई है, ये सेकंड सीरीज़ ग्रेटर देन है सीक्वेंस की nth टर्म से। और नेक्स्ट ये हमें जो सेकंड सीरीज़ दिया है, सेकंड सीरीज़ एक फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है और फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम इक्वल होता है Sn के, और Sn हमारे पास Sn का फार्मूला है a1 × 1 - r की पावर n ओवर 1 - r। तो ये फार्मूले से हमने इस फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ के को सम किया, तो ये सम ये आ जाएगा, फार्मूले में वैल्यूज़ पुट किए तो ये एक्सप्रेशन आ गया। इसको सिंपलीफाई किया तो ये हमारे पास आ गया है 1 - 1/2 की पावर n, विच इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन 1। ये 1 से स्ट्रिक्टली लेस देन है। तो इस तरह हमने यहाँ पर देखा कि सीक्वेंस की nth टर्म इज लेस देन आ गई है 1 के, मीन्स के दिस सीक्वेंस इज़ बॉन्डेड अबव बाय 1, मीन्स सीक्वेंस ए एन इज़ बॉन्डेड अबव। सो सीक्वेंस ए एन इज़ इंक्रीजिंग बॉन्डेड अबव सीक्वेंस। तो ये हमने साबित किया कि दिस सीक्वेंस इज़ इंक्रीजिंग बॉन्डेड अबव। सो बाय प्रीवियस थ्योरम सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस। इस एग्जाम्पल को हमने कन्वर्ज साबित किया है बाय प्रीवियस थ्योरम, और प्रीवियस थ्योरम हमें क्या बताता है कि बॉन्डेड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट सीक्वेंस।